दादी मुझे पसंद नहीं करती थी। मुझे कैसे पता चला? वो ऐसे, क्योंकि जब वो कोई बात बोलेगी तो मैं सुनती नहीं थी। उस बूढ़ी औरत को ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाने पे मजबूर करती थी। उन्होंने कहा, आपकी दादी का इंतकाल हो गया। इमीडिएटली मेरे चेहरे पे ऐसी एक हंसी फूट पड़ी जिसको ढकने के लिए मुझे अपना चेहरा बंद करना पड़ा। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, ट्रेनिंग भी करती हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको आपके नज़दीकी किसी इंसान ने चोट पहुँचाई है? इमोशनल अब्यूज़, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम पैदा ही क्यों हुए थे, काश मेरी बेटी नहीं बेटा होता। फिजिकल अब्यूज़, छोटी छोटी बातों पे मारना, बेल्ट से, लकड़ी से, चप्पल से, और वो भी छोटी छोटी बातें कैसी, जैसे कि कम मार्क्स लाए हो, देरी से आए हो, कोई बात पे बात कर दी, तर्क कर दिया इस वजह से। या सेक्सुअल अब्यूज़, अपने पहचान का ही कोई, घर का ही कोई जो आपको गलत तरीके से छूता रहा हो। जब अब्यूज़ ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद रह जाती है नफ़रत। और आज मैं अपने नफ़रत की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो जब मैं हुई तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत खुश थे कि बेबी हुई है, जस्ट लाइक एवरी पेरेंट, वो खुश थे। लेकिन मेरी दादी इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी। तो क्योंकि दादी खुश नहीं थी, तो फैमिली के दूसरे लोग भी इतने ज़्यादा खुश नहीं थे। मेरी दादी मुझे पसंद नहीं करती थी। मुझे कैसे पता चला? वो ऐसे, क्योंकि जब भी मैं अपनी दादी के पास जाती थी, कभी उन्होंने मुझे गोद में नहीं उठाया। अगर कोई खाने का सामान है जो छोटे बच्चों को पसंद होता है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, च्यवनप्राश, चॉकलेट, वो हमेशा उन चीज़ों को मुझसे छुपा के ही रखती थी। अगर घर में जो दूसरे बच्चे हैं उन्होंने कोई शैतानी की है, वैसे मैं अकेली लड़की थी, बाकी सब लड़के थे, और उन्होंने कोई शैतानी की है, कोई चीज़ तोड़ दी, तो इस चीज़ को किसने तोड़ा है? इस लड़की ने, भले मैंने नहीं किया हो। अगर मैंने कोई चीज़ हटा दी है, कोई गड़बड़ कर दी है, कुछ कह दिया हो, उस बात का बतंगड़ बनाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे बुरा बोलें। एक बार हुआ ऐसा कि मेरी बुआ मेरे लिए एक सोने का ब्रेसलेट लाई। उन्होंने उस ब्रेसलेट को मेरी दादी को दिया और कहा कि इसे दे देना। लेकिन मेरी दादी ने वो ब्रेसलेट मेरी मम्मी के हाथ में थमा के कहा कि ये मेरे भाई के लिए है। उन्हें लगा कि लड़की है, इसे सोने की क्या ज़रूरत, इसको क्यों कोई सोने की चीज़ देनी है। वैसे दादी को बाद में इस चीज़ के लिए बहुत डांट भी पड़ी, लेकिन उनकी जो मेरे लिए फीलिंग्स थी वो बरकरार थी। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, एक बार मैंने हिम्मत करके दादी को पूछा भी, आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते, क्या प्रॉब्लम है? मेरी इतनी अच्छी किस्मत थी कि उन्होंने मुझे साफ शब्दों में जवाब दिया, मुझे लड़कियां नहीं पसंद। उस दिन के बाद सब बदल गया, सब कुछ बहुत क्लियर था। दादी मुझे नहीं पसंद करती और मुझे दादी पसंद नहीं है। तो जब भी लोग नहीं होते थे, मैं भी दादी को खूब परेशान करती थी। जैसे कि अगर वो कोई बात बोलेगी तो मैं सुनती नहीं थी, और अगर वो कुछ कह रही है तो मैं बोलती, क्या? क्या दादी क्या कहा? सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ज़ोर से बोलो ना, थोड़ा ज़ोर से बोलो ना। उस बूढ़ी औरत को ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाने पे मजबूर करती थी। अगर बाद में उन्होंने मुझे खाने के लिए कोई चीज़ ऑफ़र भी की हो, मैंने कभी उनकी दी हुई चीज़ नहीं ली। इनफैक्ट एक ही घर पे रह के भी शायद कई हफ्तों तक कभी मैंने उनको छुआ नहीं होगा, महीनों तक छुआ नहीं होगा। ये उस समय की बात है जब मेरी दादी मेरे एक और अंकल के घर पे रहती थी। एक बार मैं स्कूल से वापस लौटी, और स्कूल से लौटने के बाद मैंने देखा घर बंद है। पड़ोसी के पास जाके मैंने पूछा, हेलो वेयर इज़ मदर इज़ द, क्या हुआ? मम्मी कहाँ है? तो उन्होंने कहा, बेटा आप प्लीज़ अंदर आइए, बैठिए। तो मैं बैठी। उन्होंने कहा, आपकी दादी का इंतकाल हो गया। इमीडिएटली मेरे चेहरे पे ऐसी एक हंसी फूट पड़ी जिसको ढकने के लिए मुझे अपना चेहरा बंद करना पड़ा। मतलब अगर ये लोग देख लेंगे कि मेरी दादी के मरने पे मैं खुश हो रही हूँ, ये मेरे बारे में क्या बोलेंगे। सो इमीडिएटली मैंने अपने चेहरे को बंद कर दिया, होपिंग होपिंग चेहरे को बंद करने पे इन्हें ये लगेगा कि ओह मैं कितने शौक में हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरी हंसी फूट पड़ी थी। अच्छा हुआ बुड्ढी मर गई। कट टू
समय के साथ बड़े होने के बाद मुझे मनोवैज्ञानिक होने का मौका मिला और ये एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जो किस्मत वालों को मिलता है, जिसमें टिक पाना, काम कर पाना किसी बड़े सौभाग्य या वरदान से कम नहीं है। लोगों की ज़िंदगियों के साथ जुड़ना, उनके दर्द को पास से महसूस करना। कई बार लोग आते हैं, कहते हैं कि उनकी सालों की शादी में उन्हें बेवफ़ाई को फ़ेस करना पड़ रहा है। उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है और वो भी शायद किसी निजी किसी ने किया है। पिता, भाई, अंकल, मामा ने किया हुआ है, किसी कज़िन ने किया हुआ है। अलग-अलग तरह की पीड़ादायक कहानियों को जब आप सुनते हैं, तब आप उनको क्या कहेंगे जवाब में? इट्स ओके? नहीं कह सकते आप उनको इट्स ओके बिकॉज़ इट इज़ नॉट ओके। और मैंने ये सीखा कि जब कहने को कुछ नहीं होता काउंसलिंग सेशन में, तब एक चीज़ हमेशा होती है और वो है एम्पैथी, संभावना। संभावना क्या है? संभावना यानी पॉसिबिलिटी नहीं, संभावना यानी किसी साथ के इंसान की भावनाओं को महसूस कर पाना। किसी और के चप्पल में पैर डाल के 2 कदम चलना। किसी और इंसान को क्या फ़ील हो रहा है उस वक़्त, उसे फ़ील करने की कोशिश करना। मुझे पता है आपका दिल टूट गया होगा, मुझे पता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मुझे पता है आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं एंड इट्स ओके। डरना इज़ ओके, घबराना इज़ ओके, गुस्सा इज़ ऑल्सो ओके। जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, तब एम्पैथी काफ़ी होती है। और मुझे लगता है मुझे अनगिनत लोगों के साथ बॉन्ड करने में, रैपो बनाने में सक्सेस एम्पैथी की वजह से मिली। कट 3, एक बार मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही थी और फ़ोटोज़ देख रही थी, कौन क्या कर रहा है, कौन किधर घूमने गया है, क्या खाने के लिए गया है। और मैंने देखा मेरी कज़िन ने एक फ़ोटो डाली थी मेरी दादी की, जिसमें उन्होंने लिखा था कि शी वाज़ अ लायनेस ऑफ अ वुमन। मुझे इतना गुस्सा आया सर से लेके पैर तक, जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए गुस्से में कि उस खड़ूस, सेक्सिस्ट और रेसिस्ट औरत को कोई किस तरीके से लायनेस ऑफ अ वुमन कह सकता है। मतलब कैसे? मैंने एक डिटेल्स में एक कमेंट लिखा कि वो किस-किस तरीके से बुरी थी, किस-किस तरीके से उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया और पोस्ट करने से पहले मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि ऑनलाइन झगड़ूँगी अपने रिश्तेदारों से तो मम्मी से फटकार पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं इतनी गुस्सा क्यों हो गई हूँ? दादी चली गई, अब भी मैं गुस्सा हूँ। मैंने रियलाइज़ किया कि इंसान भले चला जाए दुनिया छोड़ के और एक ना एक दिन तो वो चला ही जाएगा, लेकिन नफ़रत एक ऐसी चीज़ है जो रह जाती है इंसान के जाने के बाद भी। तो मैंने सोचा कि मैं इतना नफ़रत क्यों करती हूँ? क्यों ना मैं खुद से ही एम्पैथाइज़ करूँ, क्यों ना मैं दादी से एम्पैथाइज़ करूँ और समझूँ कि मैं इतना नफ़रत क्यों करती हूँ। पहला जवाब तो यही आया, क्योंकि दादी खड़ूस थी, क्योंकि बुरी औरत थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों? क्योंकि वो लड़कियों को पसंद नहीं करती थी, उन्होंने खुद ही कहा था। फिर मैंने सोचा क्यों? क्यों वो लड़कियों को पसंद नहीं करती थी? और फिर अंदर से एक जवाब आया, क्योंकि जब वो 12 साल की थी, आज के समय के हिसाब से 7th स्टैंडर्ड, तब उनकी शादी करा दी गई थी। जब वो 16 साल की थी, उसके पहले ही उनके गोद में एक बच्ची आ गई थी। आज के समय के हिसाब से 10th या 11th स्टैंडर्ड। और 24 साल होने के पहले ही उनकी 4 और बेटियां हो चुकी थीं। और पति ने कहा कि अब एक और अगर लड़की हुई तो तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी बेटियों को भी छोड़ दूंगा। एक 24 साल की लड़की जो अनएजुकेटेड है, माता-पिता से दूर है, काम वाली बाई आज के समय में हम जो सोचते हैं उससे भी डबल काम करती है, 5 बेटियों का लालन-पालन करती है, उसे अगर ये धमकी दी जाएगी तो उसके ऊपर क्या गुज़रती होगी? फिर उनको एक बेटा हुआ, एक और बेटा हुआ और 5 बेटे हो गए और परिवार में उनकी स्थिति सँभल गई। फिर मुझे समझ में आया कि उन्होंने ज़िंदगी में यही जाना है कि बेटा होने से माँ की स्थिति परिवार में सँभलती है, वो शक्तिशाली बनती है और बेटी होने से माँ कमज़ोर हो जाती है। तो बट ऑब्वियस कि उनको लड़कियाँ
पसंद नहीं थी। ये एम्पैथी जो चीज़ है ज़बरदस्त है, आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। मैंने एक और सिचुएशन में लगाया है। एक समय की ऐसी बात थी कि मेरी एक कलीग मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस, कहीं पे भी मेरा इनोवेशन हो उसे रोक देगी, बॉस को जाके मेरे बारे में झूठ बताएगी, कहीं पे भी मुझे क्रिएटिवली काम नहीं करने देगी, हर तरीके से मुझे रोकने की कोशिश करना। मैं सोचती थी ये क्यों करती है? ओके, ये बुरी औरत ये ऐसा क्यों करती है? फिर एक दिन सोचा कि चलो इससे भी एम्पैथाइज़ करके देखते हैं, ट्राई ट्राई। मैंने सोचा ऐसे क्यों करती है? क्योंकि ये मुझसे जलती है। फिर मुझसे जलती क्यों है? क्योंकि मैं इससे बेहतर हूँ। लेकिन मैं इससे बेहतर क्यों हूँ? क्योंकि मैं डॉक्टर मयूरिका बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ। तो अगर मैं पढ़ाई करती हूँ तो ये क्यों नहीं करती? फिर जवाब आया, क्योंकि जब मैं घर जाती हूँ, मेरे सारे काम हुए हुए रहते हैं जो मेड सर्वेंट्स ने कर दिए हैं, स्टाफ ने कर दिया हुआ है, और जब वो घर जाती है तो वो ससुराल वालों की सेवा करती है, बच्चे की सेवा करती है, खाना बनाती है। उसके बाद पढ़ाई नहीं होती। बिना घर वालों के सपोर्ट के पढ़ाई नहीं हो सकती। हम दोनों एक ही तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लड़ रहे हैं और मेरे पास ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट है। मैं ऑलरेडी उससे आगे हूँ। तो ऑब्वियसली उसे जलन ही होगी ना। और जस्ट बिकॉज़ वो मुझसे पीछे है इसलिए ये तो नहीं होगा कि वो छोड़ देगी उस अपॉर्चुनिटी को। वो हर यथा कोशिश करेगी मुझे रोकने की। अगर वो पढ़ाई करके नहीं कर सकती, एक्सपीरियंस से नहीं कर सकती, वो दूसरे तरीके लगाएगी, मुझे पीछे खींचने की कोशिश करेगी कि पीछे खींचने से शायद वो थोड़ी आगे हो जाए। उसके लिए भी जो मेरा गुस्सा था, पिघल गया। वेल, मैंने चौकन्ना होना नहीं छोड़ा। आप चौकन्ना रह सकते हैं, लेकिन चौकन्ना होने के लिए आपको नफ़रत बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहाँ नेता, इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिशियंस और न्यूज़ वाले हर कोई हमें रोज़ प्रेरित करते हैं किसी न किसी से नफ़रत करने के लिए। एज़ इफ हमारी ज़िंदगी में खुद नफ़रत करने के लिए लोग कम हैं क्या? हमारे पास घर में भरे पड़े हैं लोग जिनको हम पसंद नहीं करते, रिश्तेदार, दोस्त या कोई जो पुराना दोस्त था, पुराना लवर, नफ़रत करने के लिए हमारे पास लोग हैं। लेकिन नहीं, ये सारे प्रभावशाली लोग हमें एक्स्ट्रा लोग देते हैं नफ़रत करने के लिए। अगर आप नफ़रत करना चाहते हैं तो गुड, यू कैन कंटिन्यू, आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो एम्पैथी आपकी मदद कर सकती है। बस 2 सिंपल सवाल पूछने हैं अपने आप से। ये व्यक्ति जो भी कर रहा है, उसके पीछे उसकी क्या परिस्थिति है जो उससे वो काम करा रही है? और उसके दिल पे क्या गुज़र रही है, उसकी क्या इमोशंस है जो उससे वो काम करा रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, हर क्रिया के पीछे एक इमोशन ही होता है, एक भावना ही होती है। हम किसी से प्यार से बात करते हैं, उसके सर पे हाथ फैलाते हैं, दिल में प्यार होता है। हम किसी के अगेंस्ट प्लॉटिंग करते हैं, दिल में नफ़रत, गुस्सा होता है, जेलसी होती है। हर बिहेवियर के पीछे एक इमोशन होता है। अगर आप इमोशन को समझ लेंगे, तो आप हमेशा के लिए बदल जाएँगे। इंसान मर जाते हैं, नफ़रत ज़िंदा रहती है, लेकिन अगर नफ़रत को मारना है, तो उसे मारने के लिए एम्पैथी काम आती है। आई एम श्योर ये वीडियो देखकर आपके मन में भी एक जज्बा उठा है अपना एक नया वजूद बनाने का। चलिए ये नई शुरुआत साथ करते हैं। सही स्किल्स के साथ ट्रेन होकर जॉब रेडी बनते हैं विद जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन। एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए हमें जो स्किल्स चाहिए होती हैं, कम्युनिकेशन, रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू क्रैक करना, वो सारी स्किल्स हम सीखेंगे, जिससे हमें एक अच्छी गारंटी जॉब भी मिलेगी और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनेंगे। साथ पढ़ने, बढ़ने और सक्षमता की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब फॉर वुमेन के साथ।